मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से तीसरा सेशन। हम लोगों ने इससे पहले 2 सेशन किए हैं इस चैप्टर के। आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग देखते चलते हुए कौन कौन से टॉपिक डील करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21 और रिसोर्स प्लानिंग। देखिए ये चारों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ओके, देखिए हम लोगों ने अब तक इतना तो समझ लिया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेवलपमेंट, हम लोग जो भी काम करते हैं अपने इंडिविजुअल या अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो हम रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं। रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। बिना रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करके हम लोग डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ह्यूमन बींग्स यूज्ड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, टेक्स्ट बुक को देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, रिसोर्स को तो एक्सप्लॉयट करना शुरू किया डेवलपमेंट के लिए। अब क्या हुआ कि इनका जो ये डेवलपमेंट के लिए जो ग्रीड है, उसके कारण क्या हुआ कि ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करने लगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होने लगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड स्टॉक में है। उसका क्या होगा, उसका जो प्रेजेंस है वो उस पर थ्रेट आएगा, उसके प्रेजेंस, उसके अवेलेबिलिटी पे थ्रेट आ जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट वे में रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने का रिजल्ट ये हुआ है कि अब जो रिजल्ट हुआ है, ठीक है, इससे क्या हुआ है कि देखिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने का पहला रिजल्ट आप देखिएगा, तो द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मीन्स कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो काफ़ी रिच हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये जो नेचर में जो रिसोर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन से जो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल के इनको मिल रहा है। सो रिसोर्स क्या हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कुछ लोगों के हाथ में, ठीक है। सेकंड आप देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल गैप। हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स का फ़ायदा किसको मिलना चाहिए था कि रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन से जो डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट का एडवांटेज सोसाइटी के हर आदमी को मिलना चाहिए था, हर मेंबर को मिलना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो डिप्लेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, उससे जो एडवांटेज हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ लोगों का कंट्रोल है। प्रॉफिट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, हैंड्स ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सोसाइटी में क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिक गैप क्रिएट होगा। सोशल और इकोनॉमिक गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इस क्या होगा कि जो अमीर हैं वो और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होंगे। सोसाइटी में जो इकोनॉमिक गैप है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, पुअर एंड रिच के, वो क्या होंगे, और ज़्यादा वाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक्सप्लॉयटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली हैज़ क्रिएटेड ग्लोबल एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, सच एज ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ओके, सो द इनडिस्क्रिमिनेट यूज और द अनप्रॉपर मेथड्स ऑफ exploitation has created not only social or economic problem but it created ecological disturbance as well. ओके, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है। आप देखिएगा जैसे हम लोग जो अर्थ समिट होते हैं, अपना हर बार न्यूज़ में देखते हैं कि जो अर्थ समिट होते हैं उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके बीच में एक पॉइंट पे आके टेंशन होता है और हर बार अर्थ समिट का रिजल्ट नहीं निकल पाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जो बड़े
डेवलप्ड कंट्री है उनको अपने कार्बन एमिशन पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो लॉजिक देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि गोल जो है आपके डेवलपमेंट के क्या हो सकते हैं, वो अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, नेचर पे तो सबका हक है। ठीक है, तो एक आप क्या देख रहे हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री के जिद के कारण पूरे नेचर के लिए थ्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज से जहाँ सोशल गैप हो रहे हैं, इकोनॉमिक गैप हो रहे हैं, साथ ही साथ नेचुरल थ्रेट्स भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होना, ओजोन लेयर में होल होना। ठीक है, लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड होना, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड होना, ये सब हम देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, हम जो टॉपिक डील कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए हम लोग ना एक और चीज़ लेके चलते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देखते हैं अभी जो हम लोगों ने किया है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो बुराई हमें दिखाई दे रही है, कौन कौन सी बुराई दिखाई दी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर का स्टॉक डैमेज हो रहा है, सोसाइटी में गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, ये तीन चीज़ें दिखाई दे रही है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि डेवलपमेंट हम ऐसे करें, इस तरीके से करें कि उस डेवलपमेंट को फ्यूचर में भी सस्टेन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, बनाया रखा जा सके। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आइडिया विच फोकस और विच put focus on the methods of development in such a way that the presence of resources must be ensured in future। देखिए हमने ये देखा ना कि फ्यूचर में भी स्टॉक बचा रहे हैं, ऐसे यूज कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि जो रिसोर्स हम कर रहे हैं यूज, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना है, मगर इस तरीके से करना है, क्या करना है, उसको रीजनेबल तरीके से करना है ताकि उसका फ्यूचर स्टॉक ख़त्म नहीं हो। हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी, जो फ्यूचर जनरेशन होंगी, वो भी इस रिसोर्स का एडवांटेज ले सके। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके जो प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, यानी सोसाइटी के हर मेंबर को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए सारा प्रॉफिट, जो क्या होगा फाइनली सोसाइटी में गैप क्रिएट करेगा, सोशल गैप और इकोनॉमिक गैप। तो ये भी प्रॉपर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होगा जिससे प्रॉफिट के कारण सोसाइटी में किसी भी तरीके की गैप क्रिएट नहीं हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होगा, डेवलपमेंट इस तरीके से करने हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट, इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड, इन्वायरमेंट के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको डैमेज नहीं किया जा सके। ठीक है, देखिए आप ना 1992 में फर्स्ट टाइम ना ब्राज़ील का कैपिटल है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो वहाँ पे दुनिया के सभी देश इकट्ठा हुए इस पॉलिसी के साथ, इस एजेंडे के साथ कि दुनिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारे कंट्री, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो पिछड़े हुए कंट्री है वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। आप ना अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर है आपका 3, आपको दिखाई दे रहा है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जीके का भी क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड और वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। तो सिंपली हम कह सकते हैं इट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 इन विच मोर देन 100 countries participated for a common agenda, for a common purpose. And what were the purpose?
पर्पस क्या था, तो वहाँ पे पर्पस क्या था कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो सोसाइटी में, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया कर सके, वैसे मेजरमेंट लेने हैं। देखिए लाइन है ना, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो डी जेनेरियो Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development। ठीक है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ऊपर देख सकते हैं, बुक में आप दिखाई दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही पेज नंबर 3 पे ही। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट हमने ये पॉइंट देखा है। उसके बाद क्या है, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर का स्टॉक भी इंश्योर करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 में क्या डिसाइड किया गया है, तो एजेंडा 21 को आप देख सकते हैं कि एजेंडा 21 वाज एन एजेंडा लेड डाउन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development in First Earth Summit, aimed at such form of development which reduce poverty, diseases, pollution through mutual cooperation and shared interest among nations of the world। Means एजेंडा 21 में, एजेंडा मीन्स मुद्दा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ जो 1992 के अर्थ समिट में जो भी कंट्री के लीडर्स इकट्ठे हुए, ठीक है ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, लीडर्स ने आपस में क्या सब डिसाइड किया है कि ये लोग मिलके एक ऐसे तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे जिससे क्या होगा कि पॉवर्टी, जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो रिड्यूस किया जाएगा, ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या करना है, देखिए उसके बाद करना है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पिछड़े कंट्रीज है, वहाँ पे जो अनएजुकेशन और डिजीजेज हैं, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर और हेल्थ सर्विस को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, दुनिया के सभी देश आपस में क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेशन, सारे नेशन के बीच में कोऑपरेशन होगा इस एजेंडा को अचीव करने में। अर्थ के प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थ के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सब मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह भी था कि जैसे ये UNCED का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का ये जो एजेंडा है, वैसे ही इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है वो भी अपने कंट्री में ऐसे 21 सब्जेक्ट पे काम करेंगे, अपना एक एजेंडा और बनाएंगे अपने अपने नेशन में। तो यही था हम लोगों का एजेंडा 21। ठीक है ना, एजेंडा 21 आप देख सकते हैं इन द, देख लीजिए पेज नंबर पे ही देख लीजिए आप लोग। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, simply said UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. What is sustainable development? We had just understood that. Okay, so it is an agenda to combat environmental damage, poverty, diseases through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. तो ये क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या देखा है अभी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21। और अब आइए हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं उसको पहले से डिसाइड करना, है ना। प्लानिंग का मतलब यही है ना कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसको प्रेजेंट में डिसाइड कर लेना है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपने पहले ही अपने जो फ्यूचर्स के एक्शंस है उसको अभी डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि
एक कंट्री में, एक सोसाइटी में जो भी रिसोर्स है उसका अभी जो स्टॉक है रिसोर्स का, उसका यूज हमें फ्यूचर में, डेवलपमेंट फ्यूचर में होगा, तो किस तरीके से करें हम लोग, उसके लिए डिसीज़न लेना है, उसके लिए तरीके खोजने हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सोसाइटी का एग्जाम्पल लीजिए, तो सबसे पहले तो पता करेंगे रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने से पहले पता भी तो होना चाहिए कि रिसोर्स है कितना, कहाँ पे रिसोर्स है, तो वैसे जगह को खोजेंगे जहाँ पे रिसोर्स हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफिकेशन मीन्स रिसोर्स कहाँ हो सकते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन से एरिया में रिसोर्स हो सकते हैं उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये श्योर करेंगे कि इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको क्या करें, हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट वहाँ पे खर्च करे और जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम अमाउंट में हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री में कहाँ कहाँ ऐसे रिसोर्स हैं उसको खोजना है। सेकेंड आप देखिएगा, तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग एंडाउड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अगर आप मान लीजिए कि हमने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आइडेंटिफाई किया कि पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर काइंड का रिसोर्स है और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना या उससे ज़्यादा मात्रा में स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उस रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर्स चाहिए। लेबर कैसे होने चाहिए, तो वो स्किल्ड या अनस्किल्ड, जिस टाइप के लेबर चाहिए वो होंगे। गवर्नमेंट ना इंस्टीट्यूशंस को देखेगी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ रोड बनता है तो गवर्नमेंट किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर देती है। कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो उस टेंडर को लेते हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ना इंस्टीट्यूशंस देखती है कि कौन से इंस्टीट्यूशन से वो एक्सप्लॉयट करवाएगी, ओके। उसके बाद आप देखिएगा तो गवर्नमेंट का क्या है, पहले तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, इन्वेंट्री इंश्योर करना है, फिर टेक्नोलॉजी कैसी होगी, इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे, लेबर्स कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मैचिंग द रिक्वायरमेंट, कितने अमाउंट में हमें एक्सप्लॉयट, देखिए रिसोर्स है लेकिन हमारा जो है ना, मैचिंग द रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो हमें प्लान, हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है और ये जो क्या है प्रेजेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो रिसोर्स है ही, हमारी कितनी ज़रूरत है, इसको इस हिसाब से एक्सप्लॉयट करना है, ठीक है, किस अमाउंट में एक्सप्लॉयटेशन करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, मेनली 3 चीज़ें देखते हैं। पहला चीज़ है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द सेकंड पॉइंट इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग इंडोर्ड विद appropriate technology, skills and institutional setup for implementing resource development plans. And the third one is matching the resource development plans with national development plans. Okay, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी 3 टॉपिक के साथ अपना इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हमने आज क्या समझा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिससे प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, फ्यूचर के लिए भी स्टॉक बचा रहे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं हो और डेवलपमेंट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर हम लोगों ने देखा है एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो के फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में हुए, वहाँ पे सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने ये डिसाइड किया कि वो मिल के ग्लोबल पॉवर्टी को दूर करेंगे, ग्लोबल डिजीज़ को दूर करेंगे, डेवलपमेंट के स्पीड को इस हिसाब से रखेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं होगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना उन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर हमने देखा है रिसोर्स प्लानिंग,
रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखा कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आइडेंटिफाई करती है वैसे रीजन्स को जहाँ पे रिसोर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंश्योर करती है उसके स्टॉक को, फिर जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए, लेबर्स चाहिए, उसको डिटरमाइन करती है, और लास्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्स की, तो वहाँ डिसाइड करते हैं कि किस अमाउंट में रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे से आज के जो टॉपिक है उसको समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी साथ साथ ये नंबर दिया गया है, तो अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और